चलिए प्रीवियस पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स अभी डिस्कस करने वाले। देखिएगा आपके सामने एक कंडीशन यहां पर लिखी हुई है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैविंग वन फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। याद करिए CH3, CF3, NO2, ClO3, इन सब में जब हमने बात करी थी सबके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा था और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या था बेटा, फ्री। जब भी जनरली ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के पास अगर एक फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करते हैं, उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है ना, याद करें कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए। और जब वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए खुद के जैसे ही स्पीशीज को ढूंढता है और इसीलिए वो क्या बना लेते हैं बेटा, डाइमराइज हो जाते हैं जनरली एट लो टेम्परेचर। जैसे एग्जांपल देखें CH3, याद करें CH3 में प्रीवियसली डिस्कस किया है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा था। ठीक है, अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसे ये अनपेयर्ड ज्यादा देर तक तो रहने नहीं देगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपनी पेयरिंग कराने के लिए ही, बॉन्ड बनाने के लिए ही तो अवेलेबल है। तो बेटा ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये अपने ही जैसे CH3 के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, पेयरिंग करता है और पेयरिंग करके क्या बना ले रहा है, C2H6। तो C2H6 क्या दिख रहा है आपको, एक डाइमर दिख रहा है। किसका डाइमर है, CH3 का डाइमर है। ठीक है, और ये डाइमर कैसे बना है, 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन से। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया कि 2 एटम्स है, कार्बन और कार्बन, 2 सेंट्रल एटम है और दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। इसे हम 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट CF3, यहां पर भी कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों पेयरिंग के लिए क्या हो जाते हैं बेटा, डाइमराइज हो जाएंगे। जब भी वन फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखता है तो जनरल टेंडेंसी ये होती है कि वो आपस में क्या हो जाएंगे, डाइमराइज हो जाएंगे। और डाइमर क्या बन गया, C2F6। सेम NO2 के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट केस NO2 है ना, दिस इज ऑल्सो द प्रिपरेशन ऑफ N2O4। जब हम पी ब्लॉक देखते हैं तो N2O4 का प्रिपरेशन इसी से होता है। NO2 आपस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डाइमराइज हो जाएंगे। और कब डाइमराइज हो जाएंगे, कूल कंडीशन पे। जब आप वार्म कर देंगे, हीट कर देंगे तो रिएक्शन रिवर्स आ जाती है, ध्यान रखें। ClO3 वन अनपेयर्ड, ClO3 वन अनपेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाले जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं वो डाइमराइज हो जाते हैं लो टेम्परेचर्स पे। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ वाले केस को थोड़ा डिटेल में यहां पर देख रहे हैं, चेक करिएगा। NO2 में नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड दोनों ने डाइमराइज होकर क्या बना लिया, N2O4 एट लो टेम्परेचर। मैं आपको बोल चुका हूं अगर आप वार्म कर देंगे, हीट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगा। NO2 का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा हुआ है ऑलरेडी। ये वाला एंगल अगर मैं θ1 बोल दूं, क्या बोल दूं बेटा, θ1, ONO वाला एंगल क्या बोल दिया, θ1। याद करें NO2 का ये एंगल 134 डिग्री आपको बताया गया था। और जब N2O4 बना तो कैसे बना, एक NO2 का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, एक NO2 का जो अनपेयर्ड था, दूसरे NO2 का जो अनपेयर्ड था, दोनों ने आपस में पेयरिंग करके डाइमराइज हो गए। अब आप देखिए इस ONO एंगल को अगर मैं क्या बोल दूं बेटा, θ2, तो एक्चुअल में θ1 और θ2 का जब कंपैरिजन होता है तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2 क्योंकि यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन था, जबकि ये इलेक्ट्रॉन यहां पेयर हो गया तो बेटा यहां 2 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन आ रहा है जिसकी वजह से ये एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है। तो θ1 134, θ2 उससे थोड़ा सा कम, बट दोनों का एंगल 120 से काफी ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरी बात हाइब्रिडाइजेशन, बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाला पैरामैग्नेटिक होता है। NO2 के बारे में बहुत खास प्रॉपर्टी है, इट इज अ ब्राउन कलर्ड गैस। कैसी गैस है बेटा, ब्राउन कलर्ड गैस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ब्राउन कलर गैस का जब भी हमारे सिलेबस में नाम आता है तो मेनली वो NO2 के रिस्पेक्ट में बात होती है। दूसरी बात, अगर यहां पर सपोज इस नाइट्रोजन का मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहूं तो बेटा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp2। बट इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बेटा ये अनपेयर्ड आपस में पेयर होके डायामैग्नेटिक हो गया। इधर इसका नेचर था पैरा, वहां पर नेचर हो गया डाया। और जो N2O4 है दैट इज अ कलरलेस सॉलिड, लिक्विड भी हो सकता है। हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे जब हम पी ब्लॉक का ग्रुप 15 पढ़ेंगे। दूसरी बात, इस पे सपोज मैं एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बोल रहा हूं, ठीक है ना। याद करें NO2 क्या है बेटा, पैरामैग्नेटिक है, और ये क्या है बेटा, डायामैग्नेटिक है, शो कर रखा है। तो अगर आपसे पूछा जाए NO2 ऑन कूलिंग डाउन रिड्यूसेस इट्स पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, तो स्टेटमेंट विल बी ट्रू क्योंकि जब टेम्परेचर लो करेंगे तो पैरा से किस में चेंज हो जाएगा, डाया। या फिर इस कलर के ऊपर पूछा जा सकता है, जैसे NO2 कैसा है बेटा, ब्राउन कलर का गैस है ना, और ये कैसा है बेटा, कलरलेस है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा व्हेन NO2 इज कूल डाउन देन द ब्राउन कलर इंटेंसिटी डिक्रीजेस। तो यस, कूल करने पर ब्राउन कलर की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज होगी क्योंकि ये ब्राउन था और वो कलरलेस में चेंज हो रहा है। चलिए
आगे मूव कर रहे हैं ClO3 के बारे में। सेम कंडीशन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ClO3 का स्ट्रक्चर है आपके सामने, हाइब्रिडाइजेशन sp3 पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कूल करा, डाइमराइज हो गए, Cl2O6 बन गया जो कि डायामैग्नेटिक होगा क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन क्लोरीन का स्टिल अगर आप निकालेंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। ठीक है, अब एक खास बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक टर्म आप लोगों ने सुन रखी होगी, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ध्यान से सुने, क्या दिया हुआ है बेटा, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, मतलब 2 एटम्स, 2 सेंटर मतलब 2 एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वाला बॉन्ड। वैसे नॉर्मली जब एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, बट यहां पर समवॉट कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखिए, 2 एग्जांपल्स का नाम आ रहा है, NON ClO2। ठीक है, पहले ClO2 के रिस्पेक्ट में मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखें। ClO2 चेक कर रहे हैं, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है बेटा, डबल, एक ऑक्सीजन ने यहां बना लिया, एक ऑक्सीजन ने यहां, एक लोन पेयर और एक ये क्या बचा बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो लोन पेयर है। अब आप देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालते तो बेटा 2 सिग्मा और एक लोन पेयर पूरा है, तो 2 + 1 कितना हो जाता, 3 है ना, 2 + 1 कितना हो जाता, 3, और ये हाफ, तो कितना हो जाता 3.5। राउंड ऑफ करने वाली कंडीशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला केस आ गया, ऑड इलेक्ट्रॉन वाला केस आ गया, लोअर या हायर, साइड एटम कौन है बेटा, ऑक्सीजन, साइड एटम ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का En ज्यादा है तो हायर पे राउंड ऑफ होता, मतलब ये 3.5 ना मान के इसको क्या माना जाना चाहिए था, 4, और 4 के हिसाब से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं मिला, ऐसा बिल्कुल नहीं मिला, इसका हाइब्रिडेशन sp3 नहीं है, एक्सेप्शनल केस है। ध्यान से सुने, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। क्यों हुआ, रीजन 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सॉरी 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की वजह से हुआ। क्या हुआ इसमें, देखें एक्चुअल में ClO2 का ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये यहां रखा हुआ है। इससे पहले जो केसेस पढ़े उसमें भी जब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था तो वो जनरली क्या हो जाते बेटा, डाइमराइज। तो इस तरह से इसको भी तो क्या हो जाना चाहिए था, डाइमराइज। अगर ये डाइमराइज होता तो नॉर्मल कंडीशंस में, है ना, नॉर्मल कंडीशंस की बात हो रही है, एक्सट्रीम कंडीशन पे तो कुछ भी हो सकता है। नॉर्मल कंडीशन में कौन मिलना चाहिए था, Cl2O4, जो कि एग्जिस्ट करता हुआ नहीं मिला। अब ये एग्जिस्ट करता हुआ नहीं मिला तो इसके रीजंस ढूंढे गए, तो रीजन क्या मिला कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री होता तब ना डाइमराइज होता, अगर ये फ्री ही ना हो तो फिर ये डाइमराइज नहीं होगा। अब ये फ्री नहीं होगा तो कैसे फ्री नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर चुका होगा, इसीलिए ये फ्री नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि क्लोरीन के जो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा उनको इस तरह से रिप्रेजेंट तो किया आपने, ठीक है, ये बना दिया मैंने, एक लोन पेयर पूरा है, सारा खेल इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको यहां से हटा दिया और इसको ऐसा मान लिया जाता है कि ये फ्री ना होकर बॉन्ड में है, ये रेजोनेंस में होगा ना, चारों जगह घूमेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। अब ये अगर फ्री होता तो ये अगले Cl2 से डाइमराइज होता, पर ये फ्री ही नहीं है तो ये डाइमराइज नहीं हो पाता। तो ये रीजन हमें जो मिलके आता है वो ये है कि बेटा Cl2 में कैसा बॉन्ड मिल रहा है, 2 एटम्स के बीच में, 1 2 और एक इधर ऑक्सीजन का खुद का इलेक्ट्रॉन होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड है जिसे हम बोलते हैं 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। खास बात, इसको जब MOT से देखा जाता है ना, वैसे तो हमारे सिलेबस में हम लोग केवल डायटोमिक स्पीशीज के लिए MOT लगाते हैं, बट पॉलीएटॉमिक में भी MOT लगता है। इसको जब MOT से देखा जाता है तो एक कंडीशन मिलती है कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ना, फ्री इलेक्ट्रॉन था ना, ये कहां मिलता है बेटा, ABMO में। कहां पर मिलता है, ABMO में। ध्यान सुनना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा यूज कर रहा हूं। वैसे ClO का जो बॉन्ड ऑर्डर था, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए था, 2। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये ABMO में है, और आप जानते हो ABMO का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर को कम करता है, और एक इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड ऑर्डर कितने से डिक्रीज होता, 0.5 से। तो बेटा जब ये बॉन्ड यहां आ गया, पहले इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 2, डबल बॉन्ड था, पर ये इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है ये ABMO का है, ये बॉन्ड ऑर्डर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा कितने से डिक्रीज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन 0.5 से, पर वो 0.5 एक ही बॉन्ड में है या 2 बॉन्ड में रेजोनेट कर रहा है बेटा, 2 बॉन्ड में रेजोनेट कर रहा है, इसीलिए हर एक बॉन्ड में जो इसका फ्रैक्शन जाएगा वो कितना जाएगा बेटा, 0.25 से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 2 बॉन्ड में ये रेजोनेट करेगा यहां इन दोनों के बीच में, और यहां भी 2 बॉन्ड में रेजोनेट करेगा, तो 0.5 नहीं 0.25 का इफेक्ट आ जाएगा। और इसीलिए
ClO2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है बेटा दैट इज 1.75। ध्यान रखें ClO2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.75 और इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखें 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 लोन पेयर 2 + 1 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp2। ठीक है ना, तो ध्यान रखें ClO2 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने वाला है। क्लियर कर रहा हूं इसे, ध्यान से देखें। अब इसके अलावा है ना ClO2 बता दिया मैंने, कैसा एग्जांपल है बेटा यहां पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ये नहीं आएगा, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना, ये आना चाहिए। तो आप देखें जो ClO2 है ये कैसा एग्जांपल हो गया बेटा 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली NO, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और अगर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री होता तो ये भी क्या बनाता, डाइमर बनाता, N2O2 बनाता, बट नॉर्मल कंडीशन में वो भी नहीं मिलता। इसका मतलब इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उस 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर चुका होता है। O2-1, याद करें इस आयन को क्या बोला जाता है बेटा, सुपर ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं बेटा, सुपर ऑक्साइड आयन। ध्यान से देखिए सुपर ऑक्साइड आयन में पहले O2 बना दे रहा हूं है ना, O2 में 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। अब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां है, तो बेटा वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसी बॉन्ड में आपको मिलता है। तो इसमें भी कैसा मिल गया, एक इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, एक इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां पर भी मिला 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है। तो बेटा ये कुछ एग्जांपल है 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से रिलेटेड। ठीक है, अब आगे बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एक लास्ट पॉइंट और आता है। कई ऐसे स्पीशीज या कंपाउंड्स मिलते हैं बेटा नेचर में जिनका जब स्टेट चेंज होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, जनरली सॉलिड की बात करते हैं, लिक्विड गैस भी हो सकता है, जनरली स्टेट चेंज करने पर उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन के चेंजेस देखने को मिले हैं। और क्या चेंजेस आते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, इसके लिए बेसिकली पूरा कोई एक लॉजिक नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा किस केस में क्या कंडीशन आ रही है। देखिए कंपाउंड्स विच चेंज देयर हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट, जैसे PCl5 है, ध्यान सुनना। PCl5 नॉर्मली तो जो है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो हम PCl5 पढ़ते हैं। तो PCl5 का जब हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया तो वैसे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा, sp3d। हम जानते हैं 3 इक्वेटोरियल 2 एक्सियल पोजीशन है। लेकिन अगर आपको PCl5 के साथ ये छोटा सा S सॉलिड स्टेट दे दिया जाए, ध्यान रखना S आते ही खेल चेंज हो गया, मतलब PCl5 अब कौन सी स्टेट का हो गया, सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में PCl5 जो कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, नॉन मेटल का बॉन्ड क्या होता है बेटा, कोवेलेंट होता है जनरली। ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है सॉलिडिफाई करने पर आयनिक क्रिस्टल के फॉर्म में, और आयंस के फॉर्म में इसका जो एग्जिस्टेंस देखा गया है, 2 PCl5 है ना, हम बैलेंसिंग नहीं करेंगे, 2 PCl5 कंबाइन एंड फॉर्म PCl4+ एंड PCl6-। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, What is the hybridization of cation in solid PCl5? तो बेटा कैटायन, सॉलिड PCl5 का पहले तो कैटायन पता होना चाहिए कौन है, तो इसका कैटायन कौन है बेटा, PCl4+, और इस PCl4+ का हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं, दैट इज sp3, और इसके एनायन का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। बोर्ड्स में है ना, 12 CBSE बोर्ड्स में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है NCERT P ब्लॉक में कि इन सॉलिड स्टेट PCl5 एग्जिस्ट्स एज, तो आपको पता होना चाहिए PCl4+ एंड PCl6- के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं सेकंड केस, PBr5 है ना, फास्फोरस के पेंटाहेलाइड्स ले रहे हैं, PCl5 PBr5 सॉलिड दिया आपको, सॉलिड आते ही कुछ चेंज आएगा। अब होता क्या है जनरली, जब ये याद करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट केस है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो ये तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इसी को देखकर क्या करते हैं, PCl4+ तो PBr4+, और PCl6- की तरह यहां पर स्टूडेंट्स क्या सोच लेते हैं बेटा कि PBr6- आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या हो गया बेटा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये ध्यान रखें। तो बेटा PBr6- का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं, इसीलिए सिर्फ Br- आपको देखने को मिल रहा है। तीसरी बात, IF5 लिक्विड, IF5 को जब देखा गया तो बेटा नॉर्मली जो केस होता है IF5 का गैसियस फॉर्म में, वो तो हम हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 निकालते हैं, बट जैसे लिक्विड फॉर्म आया तो इसके आयंस जो बनते हैं दैट इज F4+ एंड IF6-, जिनका हाइब्रिडाइजेशन रिस्पेक्टिवली लिखा है। अब सुने केसेस इसमें जो आएंगे उसको 2-2 के हिसाब से मैं बता रहा हूं, आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। जैसे PCl5 और IF5, PCl5 IF5 दोनों की कंडीशन लगभग सेम है। क्या सेम है, आप देखो 4+ वाला कैटायन तो 4+1 वाला कैटायन, 6-1 वाला एनायन, 6-1 वाला एनायन, तो ये दोनों अगर आपको याद है तो इनके प्रोडक्ट सेम है। इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं, देखें N2O5 नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है, दोनों ऑक्साइड्स बना दे रहे हैं। देखिए ये 2 ऑक्साइड है, सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है आपको, ठीक है।
इनके लिए क्या तरीका, जब ये सॉलिड फॉर्म में आया तो इनके आयंस क्या बनेंगे, आयंस आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या आयंस आ रहे हैं, ध्यान से सुने, दोनों में से नाइट्रेट आयन अलग कर दें। क्या अलग कर दें, नाइट्रेट आयन, है ना। और नाइट्रेट अलग करने के बाद जो भी बच रहा है, जैसे यहां NO3 निकाल दिया तो क्या बचा, NO2, उसका केटायन बना दो, NO उसका केटायन बना दो, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोनियम, ठीक है ना। तो देखिए ये कंडीशन आ रही है, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम। तो नाइट्रोनियम नाइट्रेट और नाइट्रोसोनियम नाइट्रेट, ये नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखें XeF6, इसको कंपेयर करें पिछले स्लाइड से, इसको कंपेयर करें पिछली स्लाइड से, PbR5 है ना, PbR5 4+1 वाला कैटायन और -1 वाला एनायन, देखें इसको भी सेम XeF6, ठीक है। तो जितने हैं उनमें से एक वाला एनायन बना, तो वहां Br माइनस वाला एनायन बना था, और बचा हुआ जो भी है वहां PbR4 बच रहा था, यहां XeF5 बच रहा है, उसका क्या बना दो, कैटायन बना दो। इसके बाद जो आ रहे हैं दो केसेस, दोनों बिल्कुल सेम है, 2,6 केस, 2,6 केस, ठीक है। 2 पे +1 वाला कैटायन, 2 पे +1 वाला कैटायन, 4 पे -1 वाला एनायन, 4 पे -1 वाला एनायन। तो इस तरह से सॉलिड स्टेट का जो हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है वो यहां पर बन गया। इसके अलावा एक और बात सुने, फास्फोरस के पेंटाहेलाइड्स में PCl5, PbR5 है ना, इनकी तो हम लोगों ने बात करी, ठीक है। इनसे पहले जो पेंटाहेलाइड बन सकता है वो कौन बन सकता है बेटा, PF5, और एक क्या बन सकता है, PI5 है ना। पर PI5 एग्जिस्ट नहीं करेगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, आयोडीन जो साइड आइटम है उसका साइज बहुत बड़ा है। अब PF5 के बारे में खास बात कि PF5 से रिलेटेड जब भी केस आएगा कि ये सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करेगा, जैसे इन दोनों में क्या बना, PCl4+, इसमें क्या बना, PbR4+, है ना। तो इसके लिए ऐसा कुछ है या नहीं है, तो नहीं। सॉलिड स्टेट में जब PF5 की अपन बात करते हैं तो इसमें एक फिनोमिना ऑब्जर्व किया गया है जिसे बोलते हैं बेरी स्यूडो रोटेशन। ध्यान से सुनो, एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, PF5 सॉलिड में एक फिनोमिना देखा जाता है जिसको बोलते हैं बेरी स्यूडो रोटेशन। अब ये बेरी स्यूडो रोटेशन क्या है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या है कंडीशन, ध्यान सुनिए। जो बेरी स्यूडो रोटेशन है बेटा PF5 में, अगर आप PF5 का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, sp3d। sp3d में क्या सारी बॉन्ड लेंथ बराबर होती है या अलग अलग होती है, तो अलग होती है, याद करें एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। और क्या सारे साइड आइटम सेम है, यस। इसका मतलब इक्वेटोरियल जो प्लेन पे है और एक्सियल में से बड़ी कौन होनी चाहिए, एक्सियल। इसमें भी एक्सियल बड़ी है पर बहुत माइन्यूटली बड़ी है। तो इसमें कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन बराबर है, पर डेटा अगर हम देखें तो माइन्यूटली एक्सियल पोजीशन इसमें भी बड़ी है। बट ये स्यूडो रोटेशन क्या है, स्यूडो रोटेशन समझिए, जब PF5 को चेक किया गया तो PF5 का स्ट्रक्चर वैसे क्या बनना चाहिए बेटा, ट्राइगोनल और बायपिरामिडल, ठीक है ना। यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है। स्यूडो रोटेशन में क्या है, ये जो TBP स्ट्रक्चर है ना इसका, इसको देखा गया जब स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा गया तो ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है थोड़ी देर के लिए, है ना। बहुत जल्दी जल्दी ये जो स्ट्रक्चर है चेंज होता है। तो PF5 ट्राइगोनल बायपिरामिडल से चेंज हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल में। किसमें चेंज हो जाता है, स्क्वायर पिरामिडल में। स्क्वायर पिरामिडल कैसे हुआ, एक दोनों ये जो दो एक्सियल पोजीशन है दोनों में से एक इक्वेटोरियल पे आ जाता है, प्लेन पे आ जाता है। और प्लेन पे आ गया, सपोज प्लेन पे आ गया तो F F F F, और एक पोजीशन कहां चली गई, प्लेन से बाहर, F है यहां पर, है ना। तो ये स्क्वायर और ये जब इधर से जुड़ेंगे सब तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो ये स्क्वायर पिरामिडल बना। तो एक जो एक्सियल है वो इक्वेटोरियल पे आ गया, ये बन गया। फिर क्या होगा, वो जो 3 इक्वेटोरियल वाले थे उनमें से एक वापस रोटेट होकर एक्सियल पे आ जाएगा, तो वापस ये बन जाएगा। तो ऐसे रोटेशन चलता है इसमें, सारे फ्लोरीन एक एक बार इक्वेटोरियल पे एक एक बार एक्सियल पे आते जाएंगे, और इस रोटेशन की वजह से आपको इसकी जो बॉन्ड लेंथ वगैरह है वो कैलकुलेट करना थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी अगर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ नहीं मिलती। बट फिर भी जब इसको देखा गया तो बेटा एक्सियल और इक्वेटोरियल में से आपको एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होना चाहिए वही बड़ी मिलती है। तो ध्यान रखें, इसको बोलते हैं रोटेशन, स्यूडो रोटेशन। बेरी साइंटिस्ट है, बेरी जो है, तो उन्होंने इसको डिटरमाइन किया था। तो ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है रेगुलरली। चलिए, चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट वगैरह या लिक्विड स्टेट में जो चेंज आते हैं, और उसके बाद हमने यहां पर स्यूडो बेरी रोटेशन के बारे में बात की थी, ठीक है। उसके आगे अब हम जो अगला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज बॉन्ड एंगल।
बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल को बहुत ध्यान से समझिए। कुछ फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, और फैक्टर्स को जो सीक्वेंस आपको बताया जा रहा है आप उसी सीक्वेंस में अप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। सबसे पहली बात, हम लोगों ने जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है बेटा, तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या देखा कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल कितना आता है, 180 डिग्री। आइडियल कंडीशंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। डिस्टॉर्शन जो होगा वो हम देखेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन 120, sp3 हाइब्रिडाइजेशन 109.5 डिग्री एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक कंडीशन आप समझिएगा, अगर हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करें तो एक रिलेशन में यहां पर लिख रहा हूं, इस रिलेशन को आप नोट कर लेंगे अलग से। परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है, जब ये इंक्रीज होता है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होने के साथ साथ बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होता है, ठीक है ना। एस कैरेक्टर जो बढ़ेगा उसकी वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, याद करें, एस का शेप कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल आप जानते हैं स्फेरिकल शेप होता है। अगर आप स्फेरिकल को 2D में देख रहे हैं तो बेटा आपको ऐसा सर्कल टाइप का दिखेगा, ठीक है ना, है स्फीयर पर सर्कल टाइप दिख रहा है। अब आप समझो यहां से एस कैरेक्टर बढ़ा रहा हूं मैं, तो यहां से यहां तक अगर मैंने लिया, सिर्फ इतना लिया, एक क्वाड्रेंट लिया, तो एस कैरेक्टर कितना आ गया बेटा, 25%। 25% एस कैरेक्टर आ गया। टोटल 100 है तो इतना पार्ट लिया, एक क्वाड्रेंट लिया तो 25% एस कैरेक्टर है। अगर 25% एस कैरेक्टर हुआ तो बताइए इसमें जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है बेटा, 90 डिग्री के आसपास, ठीक है। अगर मैं एस का परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ाऊं, मतलब यहां तक लेके आ जाऊं, दो क्वाड्रेंट ले लूं, तो एस का परसेंटेज कैरेक्टर कितना हो गया बेटा, 50%। और आप देख सकते हो कि इसके और इसके ये दो क्वाड्रेंट पूरा करने पे एंगल कितना हो रहा है, 180 डिग्री। मतलब आप देखो एस कैरेक्टर जो है वो बढ़ रहा है, तो एस कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है बेटा, बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है, क्योंकि एस का शेप कैसा है, स्फेरिकल, और वो एंगल जनरेट करेगा। इसी के रिवर्स, है ना। अभी एक रिलेशन लिख रहा हूं, इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे, बट पी कैरेक्टर, अगर पी कैरेक्टर बढ़ता है तो पी कैरेक्टर बढ़ने से ऑर्बिटल जो होता है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है उसकी लेंथ बढ़ती है, मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि पी का शेप कैसा है, डंबल। तो जैसे जैसे पी का कैरेक्टर बढ़ेगा ना, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो लेंथ है वो बढ़ती जाती है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही आगे कोई ओवरलैपिंग करेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो एस कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ता है, और पी कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, ये बात ध्यान रखें। चलिए अब डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल में। सबसे पहला फैक्टर यही आएगा जो हमने एस कैरेक्टर के बारे में बात करी। देखें, फर्स्ट फैक्टर, हमेशा जैसे ही एग्जाम में बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आया, सबसे पहला काम क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, क्योंकि उसी से आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है और किसका बॉन्ड एंगल कम है। हालांकि एग्जाम्स में बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं बॉन्ड एंगल के, ठीक है ना, तो वो तो बहुत इजीली आप इन्हीं से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, बट बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जनरली। हाइब्रिडाइजेशन से क्या पता चलेगा, एस कैरेक्टर पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, याद करें, एसपी हाइब्रिडाइजेशन में 50% एस कैरेक्टर होता है, sp2 में 33% एस कैरेक्टर होता है, sp3 में 25% एस कैरेक्टर होता है। तो आप ये आसानी से निकाल सकते हैं परसेंटेज के बेसिस पे। एस कैरेक्टर निकला तो उससे क्या हुआ, देखिए अभी मैंने आपको समझाया था, एस कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है। इसका मतलब है दोनों कैसे आएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड बॉन्ड एंगल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया, एच की वैल्यू। याद करें, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 180, sp2 हुआ तो बॉन्ड एंगल 120, sp3 हुआ तो बॉन्ड एंगल 109.5। जैसे जैसे h की वैल्यू 2, 3, 4, sp, sp2, sp3, h की वैल्यू बढ़ रही है, बॉन्ड एंगल क्या होता जाता है, कम होता जाता है। मतलब बॉन्ड एंगल एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हम इनिशियली, ध्यान सुनिएगा, हम इनिशियली जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग sp, sp2, sp3 के केसेस देखेंगे। कौन कौन से केसेस देखेंगे, sp, sp2, sp3। यहां पर हम अभी वो एग्जांपल नहीं लेंगे जहां पर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में, जैसे कि sp3d, sp3d2, sp3d3। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन आया या sp3d2 आया या sp3d3 आया तो उसमें अलग अलग टाइप के एंगल्स बन सकते थे, एक्सियल, इक्वेटोरियल, 180, 90, 120, ऐसे अलग एंगल होते हैं। तो उसके लिए हम लोग उसको डायरेक्टली स्ट्रक्चर के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। ये जो आपको फैक्टर्स बताए जा रहे हैं, ये फैक्टर्स एप्लीकेबल होंगे इन केस ऑफ sp, sp2 एंड sp3, और मेनली यहीं से क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखिए, जब भी एग्जाम में बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आया तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेक करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन जो निकल रहा है उसमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है, मतलब sp, sp2, sp3, तो आप ये फैक्टर्स लगाएंगे। अगर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो आपको डायरेक्टली कोई फैक्टर वगैरह नहीं देखना है, आप सीधे सीधे स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर से आपको आइडिया लग जाएगा कि वहां एंगल 90 है, 180 है, 120 है, उससे ज्यादा है, कम है, डिस्टॉर्शन, जो कि हमने बीएससी पीआर में पढ़ा भी था। चलिए अब सबसे पहले देखें,
बॉन्ड एंगल के ऊपर पहला क्वेश्चन एग्जांपल आया एग्जाम में, सपोज BeCl2 BCl3 और साथ में आपको क्या दिया बेटा CCl4 और आपको बोला बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। ध्यान से सुने, बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। आप सोचें क्या आप इनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन आ गए। अब दूसरा काम क्या, हाइब्रिडाइजेशन में चेक करो क्या किसी भी मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन में डी इन्वॉल्व है, जो अभी बताया था पॉइंट, डी इन्वॉल्व है या नहीं है। तो बेटा यहां डी इन्वॉल्व नहीं है। अगर डी इन्वॉल्व होता तो फिर स्ट्रक्चर बना के मैं देखता, सीधे स्ट्रक्चर से सॉल्व करता, लेकिन अगर डी इन्वॉल्व नहीं है तो मैं फैक्टर से सॉल्व कर सकता हूं इजीली, ठीक है ना। अब आप देखिए फैक्टर्स लगाते हैं, ठीक है ना। क्यों ये फैक्टर वहां डी में काम नहीं आएगा उसका रीजन मैं बताऊंगा, लास्ट में हम लोग एग्जांपल लेंगे, बट अभी आप सिंपल सा sp sp2 sp3 के केसेस समझे। क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है या अलग है, अलग है। अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग है तो बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। बताइए इसके लिए h का वैल्यू कितना आता है बेटा 2, इसके लिए h का वैल्यू 3, इसके लिए h का वैल्यू 4 है ना। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की वैल्यू h इक्वल टू 2, h इक्वल टू 3, h इक्वल टू 4। जैसे जैसे h का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप इजीली देख सकते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन का आइडियल कंडीशन का बॉन्ड एंगल आप लोग जानते हैं 180 होता है, sp2 का आइडियल कंडीशन का 120 और sp3 का आइडियल कंडीशन का 109 डिग्री है ना। और आप देखें sp2 sp3 h का वैल्यू बढ़ रहा है, h का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एंगल कम होता जा रहा है। तो इससे आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि ये जो फैक्टर आपको बताया गया है, रिलेशन जो बताया गया है, दैट इज एक्चुअली करेक्ट, ठीक है। तो सीधा सा रिलेशन है, एंगल की वैल्यू आपको दिख रही है, जैसे जैसे h का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। चलिए सेकंड केस सेम टाइप का आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ठीक है ना। C2H2 C2H4 C2H6, सबसे पहला काम बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आया, पहला काम जो करना है वो क्या है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। आप जानते हैं दिस इज एल्केन, दिस इज एल्कीन, दिस इज एल्काइन, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3, एल्कीन का sp2 और एल्काइन का sp होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3 आपके सामने लिखे हैं। अब h की वैल्यू आप लोग जानते हैं, इसके लिए h का वैल्यू 2, h का वैल्यू 3, h का वैल्यू 4। हाइब्रिडाइजेशन सेम है या अलग है, अलग अलग है, और किसी हाइब्रिडाइजेशन में डी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो आप फैक्टर लगाएं, जैसे जैसे h का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। तो ये इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो पहला फैक्टर हुआ कि जब हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो, है ना, विदाउट डी वाले केसेस की बात कर रहे हैं अभी हम, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो तो कैसे सॉल्व करना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा जो मॉलिक्यूल कंपेयर करने को आए उनका हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट ही हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन सेम मिल जाए। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम हो गया तो सेकंड फैक्टर जो आपको देखना होता है वो होता है बेटा नंबर ऑफ लोन पेयर। ये फैक्टर कब लगाएंगे, व्हेन गिवन मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए बेटा, सेम। देखिए व्हेन इन द गिवन मॉलिक्यूल्स हाइब्रिडाइजेशन इज सेम बट नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम आर डिफरेंट, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम आर डिफरेंट, तो आप इस रिलेशन को देखेंगे। अब इससे क्या फर्क आएगा, देखिए याद करें लोन पेयर आने से क्या होता है। सपोज मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको समझा रहा हूं, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ली, ठीक है ना। यहां पर साइड एटम चारों जगह कौन है बेटा, x। तो यहां पर आइडियली जो टेट्राहेड्रल का एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 109.5, ठीक है ना। अगर इसी में मैंने इस तरह का मॉलिक्यूल लिया x x x और यहां पर एक लोन पेयर लिया, हाइब्रिडाइजेशन सेम sp3 sp3, बट जो लोन पेयर आया तो याद करें यहां पर केवल कौन सा रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर। यहां कौन सा रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ज्यादा पावरफुल, जिस है ना, मैंने आपको बोला था जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर होगा वो अपनी चलाएगा और हमेशा एडजस्ट किसको होना पड़ेगा, जो कमजोर होगा। तो बेटा ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा। आइडियली इनका एंगल कितना होना चाहिए था, 109.5, बट ड्यू टू दिस पावरफुल रिपल्शन दिस एंगल विल गेट डिक्रीज्ड फ्रॉम 109.5 डिग्री, मतलब ये 109 से कम हुआ। तो आप देखो यहां लोन पेयर नहीं था, यहां लोन पेयर आया, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर आने से एंगल बढ़ा या कम हो गया, कम हो गया। ऐसे ही अगर मैं यहां पर ये रख दूं और यहां दो लोन पेयर, देखिए आप हाइब्रिडाइजेशन सेम है तीनों में, लोन पेयर बढ़ता जा रहा है बेटा। अब तो यहां तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन था, यहां तो लोन पेयर रिपल्शन है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फिर ये इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, तो ये वाला एंगल तो 109.5 डिग्री से बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो आप देखें जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता है बॉन्ड एंगल क्या होने लगता है बेटा, डिक्रीज होने लगता है। मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड एंगल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। चेक करेंगे इस फैक्टर को, bond angle will be inversely proportional to the number of lone pairs on central atom.
एग्जाम्पल देखते हैं, CH4 NH3 H2O, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद करें जब टेबल बनाया था हम लोगों ने VSEPR का डिस्टॉर्शन वाला, तो मैंने NH3 और H2O में आपको बोला भी था कि इनके बॉन्ड एंगल की वैल्यूज आपको याद भी रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती है। सबसे पहले बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आते ही बॉन्ड एंगल का सबसे पहला फैक्टर याद करिए क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालें, सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3 sp3, ठीक है ना, मतलब इसके भी H की वैल्यू 4, H की वैल्यू 4, H की वैल्यू 4। अगर H का वैल्यू डिफरेंट होता तो जिसका H का वैल्यू ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम कर देते, लेकिन अब H का वैल्यू सेम हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सबका एंगल बराबर हो जाएगा, एंगल में चेंज आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बाद सेकंड फैक्टर जो आपको देखना होता है दैट इज लोन पेयर। चेक करिए बेटा, 4 पोजीशन तैयार हुई, 4 ही साइड आइटम आए मतलब 0 लोन पेयर, 4 पोजीशन तैयार हुई, 3 साइड आइटम आए मतलब 1 लोन पेयर, 4 पोजीशन है 2 साइड आइटम आए मतलब 2 लोन पेयर, तो लोन पेयर 0 1 2। क्या हाइब्रिडाइजेशन सेम है? यस। क्या हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बाद लोन पेयर की वैल्यू बढ़ रही है? यस। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, इसका मतलब इनके बॉन्ड एंगल का जो ट्रेंड आ जाएगा वो डिक्रीजिंग ट्रेंड आएगा। और इवन इनकी वैल्यूज हमें पता है 109.5 डिग्री, 107 डिग्री एंड 104.5 डिग्री। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। आप फिर से पॉइंट चेक कर लें, क्या किसी के हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है या नहीं है? नहीं है। अभी हम वही एग्जांपल लेंगे जहां डी का इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगा। सेकेंड एग्जांपल सेम टाइप का, खुद ट्राई करें इसे, ठीक है। NH4+, ठीक है, NH3, NH2 माइनस, अमोनियम आयन, अमोनिया, अमाइड आयन, ठीक है ना। इनके लिए अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हाइब्रिड, जब भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आए सबसे पहला काम हाइब्रिडाइजेशन निकालें। सभी का हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे बेटा, sp3 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 आएगा, सबके हाइब्रिडाइजेशन सेम है। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, डी इन्वॉल्व नहीं है, तो सेकंड फैक्टर पे आ जाए। हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बाद सेकंड फैक्टर क्या देखते बेटा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। लोन पेयर जब आप निकालेंगे तो आपको यहां पर लोन पेयर मिलेगा 0, क्योंकि 4 पोजीशन तैयार हुई है, 4 साइड आइटम है, 4 पोजीशन तैयार हुई है, 3 साइड आइटम है, 4 पोजीशन तैयार हुई है, 2 साइड आइटम है, मतलब 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 0 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड कंडीशन सुने, फैक्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो पहला फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन निकालें, दूसरा फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो क्या निकालना है, लोन पेयर। लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन सेम तो लोन पेयर। अब लोन पेयर अलग अलग थे तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन हो सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए और लोन पेयर भी सेम हो जाए। तो बेटा एक और बात ध्यान रखें, लोन पेयर के बाद एक और फैक्टर चेक करते हैं। याद करें VSEPR थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि लोन पेयर का रिपल्शन बहुत पावरफुल है, उससे वीक लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे वीक बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो हमने लोन पेयर की कंडीशन तो समझ ली, लोन पेयर के बाद इफेक्ट किसका आता है, बॉन्ड पेयर का भी। जनरली आफ्टर लोन पेयर चेक बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये दे रखा है। होता क्या है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम केसेस में आपको बॉन्ड पेयर रिपल्शन सेम दिए होते हैं, मतलब सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो यहां भी सिंगल बॉन्ड है और यहां भी सिंगल बॉन्ड है, तो हर जगह रिपल्शन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ गया। लेकिन इन केस कहीं पर सिंगल बॉन्ड रिपल्शन आ गया आफ्टर लोन पेयर, है ना, और कहीं पर सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन आ गया, तो बेटा फिर सिंगल मल्टीपल का रिपल्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से पावरफुल सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड होता है और उससे पावरफुल मल्टीपल बॉन्ड होता है। हालांकि इस फैक्टर को बहुत रेयरली यूज करवाते हैं एग्जाम में, बट इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, हम लोग इसको भी चेक करते हुए चलेंगे, बट इसको एज अ फैक्टर हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ध्यान रखें, आफ्टर बॉन्ड पेयर, आफ्टर लोन पेयर फैक्टर, आफ्टर द लोन पेयर फैक्टर ऑलवेज चेक बॉन्ड पेयर रिपल्शन। मैं आपको अप्लाई करके बताते जाऊंगा हर जगह पर इसका यूज बहुत लास्ट में जाके हम लोग कर रहे होंगे, बट इसका जो सीक्वेंस है वो याद रखें कि लोन पेयर के बाद बॉन्ड पेयर चेक करें। अब बॉन्ड पेयर भी सेम हो जाए फिर आप अगले फैक्टर पे आएंगे, एंड नेक्स्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम या टाइप ऑफ सेंट्रल एटम। ध्यान से सुने, अगर मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, जो फर्स्ट फैक्टर था सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो सेकंड फैक्टर क्या देखा, लोन पेयर, सबके लोन पेयर भी सेम हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो जाए, फिर लोन पेयर के बाद क्या चेक करेंगे, बॉन्ड पेयर, सभी में रिपल्शन एक जैसा, अगर सिंगल बॉन्ड है यहां तो यहां भी सिंगल बॉन्ड है, यहां भी सिंगल बॉन्ड है, सबका रिपल्शन सेम। अब आप क्या देखेंगे, तो सेंट्रल एटम का टाइप देखेंगे, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। ध्यान से सुने, बॉन्ड एंगल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En ऑफ सेंट्रल एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ सेंट्रल एटम। बॉन्ड एंगल भूल जाए, हम लोगों ने
पीरियोडिक टेबल में फैक्टर्स पढ़े थे कि ईएन और साइज जनरली क्या होते हैं बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो वही फैक्टर यहां लिखा है। अब बात यह आती है कि सर एग्जाम में जब इस फैक्टर को यूज करना होगा तो आपने तो यहां लिख दिया कि बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम के ईएन पे भी डिपेंड कर रहा है और बॉन्ड एंगल साइज ऑफ सेंट्रल एटम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो कब ईएन यूज करना है और कब साइज यूज करना है, तो ध्यान रखें हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे बेटा, ईएन वाले फैक्टर को ही प्रायोरिटी देंगे। और एक खास बात, डाउन द ग्रुप जाने पर याद करें ईएन के ट्रेंड अलग अलग ग्रुप्स में अलग होते थे, कभी कम हो रहा है कभी बढ़ रहा है। याद करें जिंदगी कबाड़ा हो गई ग्रुप 12 में बढ़ता था, फिर जहां कॉन्ट्रैक्शन आते थे वहां ईएन बढ़ जाता था। आपको वो एग्जैक्ट ईएन नहीं लेके चलना है, आपको एक जनरल ट्रेंड मान के चलना है। और जनरल ट्रेंड आप क्या मानेंगे कि डाउन द ग्रुप जाने पर ईएन क्या होता है, डिक्रीज। हम उसी से सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू से नहीं सॉल्व करेंगे, जनरल ट्रेंड से सॉल्व करेंगे। ध्यान रखें, जैसे क्वेश्चन आया आपके सामने, अप्रोच समझिए। एग्जाम में बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आते ही सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। चलिए सभी का हाइब्रिडाइजेशन आप लोग निकाल लेंगे आई होप, और सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3, ठीक है ना, इतना सबको समझ में आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बाद क्या देखना है, हाइब्रिडाइजेशन में कहीं पर डी का इन्वॉल्वमेंट है क्या, नहीं है, मतलब आप फैक्टर्स से सॉल्व करेंगे। स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़े तो बना ले, लेकिन इनमें फैक्टर्स को सॉल्व करेंगे आप। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन सेम। सेकेंड पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन सेम होने पे क्या देखते हैं बेटा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। बेटा इसमें एक लोन पेयर है, 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 सारे सेम ग्रुप 15 के ट्राइक्लोराइड्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और उनके ट्राइक्लोराइड्स हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। नंबर ऑफ लोन पेयर्स क्या है बेटा, सेम है। ध्यान से सुने, नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी क्या है, सेम है, सेम है। लेकिन एक खास बात सुने, यहां पर आपको क्या बताया गया कि हाइब्रिडाइजेशन सेम एंड नंबर ऑफ लोन पेयर आर सेम। नंबर ऑफ लोन पेयर सेम होने के दो मतलब निकल सकते हैं, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ लोन पेयर सेम होने के दो मतलब निकल सकते हैं कि अगर सारे मॉलिक्यूल जो आपको दिए हैं उनमें कैसे लोन पेयर हो, 0 0 0 0, तो भी तो लोन पेयर सेम है कि सभी में 0 0 लोन पेयर है। और दूसरा ये हो सकता है कि लोन पेयर 1 1 1 1 2 2 2 2 इस तरह से आ जाए कुछ, ठीक है ना। अब दोनों में डिफरेंस समझिएगा। जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर, थर्ड फैक्टर या इसके बाद वाला फोर्थ फैक्टर लगाएंगे, ध्यान से सुनना, तो आप एक बात ध्यान रखें, सेंट्रल एटम और इसके बाद साइड एटम का फैक्टर आएगा। ये फैक्टर तभी लगाए जाते हैं जब लोन पेयर सेम तो हो, लेकिन लोन पेयर हो और सेम हो। मतलब यहां पर नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम आर सेम के साथ साथ लोन पेयर आर प्रेजेंट भी होना चाहिए। ध्यान रखें, क्या यहां लोन पेयर प्रेजेंट है, यस। अगर यहां लोन पेयर 0 0 0 0 होता तो फिर आप सेंट्रल एटम साइड एटम का फैक्टर नहीं देखते हैं, फिर आप रेगुलर ज्योमेट्री वाले फैक्टर पे जाते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा वो फैक्टर भी आपको लास्ट में, पहले हम लोन पेयर वाले केसेस ध्यान से सुन रहे हैं, तो ध्यान सुने। लोन पेयर के बाद आप वैसे तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन चेक करते हैं। फिर सेंट्रल एटम के लिए क्या देखना है, सेंट्रल एटम वाला फैक्टर तभी लगेगा जब लोन हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर हो और सेम हो, प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब देखें कंडीशन, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर प्रेजेंट एंड इक्वल, प्रेजेंट एंड इक्वल। साथ ही साथ लोन पेयर के बाद कौन सा फैक्टर चेक करना है, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर चेक करें, NCl3 में सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ऑल्सो सेम। अब आप आगे आ जाएं, लास्ट जो फैक्टर यहां पर आता है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। बेटा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना, साइड एटम तो सेम है, सेंट्रल एटम का ही डिफरेंस है। क्या आप नाइट्रोजन फैमिली में डाउन द ग्रुप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, बेटा जा रहे हैं। और मैंने बोला जनरल ट्रेंड यूज करना है, डाउन द ग्रुप जाने पर ईएन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अगर ईएन डिक्रीज हो रहा है, आप ईएन से सॉल्व करें, ईएन और बॉन्ड एंगल कैसे हैं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर ईएन डिक्रीज हुआ है तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब इसके बॉन्ड एंगल का जो ट्रेंड आ जाएगा वो कैसा ट्रेंड आ जाएगा बेटा, डिक्रीजिंग ट्रेंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से सॉल्व होगा। अगला एक और एग्जांपल इसी टाइप का देख रहे हैं, समझिएगा बहुत इजीली। आपको एग्जाम में बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आया, सबसे पहला काम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। देखें कैसे निकालेंगे, आपको पता है सभी का हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम के डाइक्लोराइड्स आपको दे रखे हैं, मतलब इन सब का आप क्या देख रहे हैं बेटा, सेम ग्रुप के डाइक्लोराइड्स हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालें, हाइब्रिडाइजेशन sp3 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 आ गया। क्या हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, नहीं है। डी होता तो मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे चले जाता, कोई फैक्टर ही नहीं देखता, लेकिन अभी डी नहीं है तो मैं फैक्टर वाइज सॉल्व करूंगा। पहला फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन सेम, सेकंड फैक्टर लोन पेयर।
लोन पेयर 2 2 2 आप इजीली चेक कर सकते हैं इनके पास कितने कितने लोन पेयर है बेटा, 2 2 लोन पेयर है, ठीक है ना। लोन पेयर के बाद क्या चेक करना है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, सिंगल बॉन्ड है सारे, सिंगल बॉन्ड है सारे, सिंगल बॉन्ड है सारे सेम। अब आपको क्या देखना है, ईएन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है ना। बट ईएन ऑफ सेंट्रल एटम के पहले क्या देखना, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट, प्रेजेंट है, जीरो तो नहीं है, दो दो लोन पेयर है, लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट एंड इक्वल, एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज सेम, ठीक है। अब आप देखेंगे सेंट्रल एटम, बेटा ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम डाउन द ग्रुप जाने पर ईएन जनरल ट्रेंड डिक्रीज होता है। अगर ईएन डिक्रीज होता है तो ईएन डिक्रीज होने के साथ साथ बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब यहां पर जो बॉन्ड एंगल का आपको ट्रेंड मिलेगा, जो बॉन्ड एंगल का आपको ट्रेंड मिलेगा वो कैसा ट्रेंड मिलेगा बेटा, डिक्रीजिंग ट्रेंड मिल जाएगा बॉन्ड एंगल के लिए। चलिए, रीजन इसका समझा रहे हैं कि ईएन ज्यादा होने से बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ रहा था। सेंट्रल एटम का ईएन और बॉन्ड एंगल हमने देखा था, देखें प्रीवियस जो स्लाइड है ना, कि बॉन्ड एंगल और ईएन ऑफ सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा क्यों हुआ, रीजन समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर सेंट्रल एटम का साइज छोटा होगा तो उसका ईएन ज्यादा होगा, बिकॉज ईएन एंड साइज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पता है अपने को क्या हुआ, सेंट्रल एटम और यहां साइड एटम है, सेंट्रल एटम का साइज छोटा है और यहां सेंट्रल एटम है जिसका साइज बड़ा है और उसके साथ साइड एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर ईएन ऑफ सेंट्रल एटम ज्यादा है, जिसका साइज छोटा, उसका ईएन जनरली ज्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, जो साइड एटम्स हैं उस इलेक्ट्रॉन पेयर को, कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इसका ईएन क्या है, ज्यादा, और इसका ईएन क्या है, कम, ठीक है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ज्यादा पास होगी, और इसका ईएन कम है तो इसने जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची होगी वो ज्यादा पास नहीं आई होगी, वो दूर होगी थोड़ी सी। अब आप सोचो, छोटे से साइज में जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर ज्यादा होगी तो बेटा इनके बीच में ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन से बेटा, है ना। तो ये यहां पर ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्टेड टुवर्ड सेंट्रल एटम ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्टेड टुवर्ड सेंट्रल एटम ज्यादा। कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या बॉन्ड पेयर की। तो ध्यान रखें, यहां पर जो भी मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहा हूं वो कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटा, बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ईएन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा खींचेगा तो बेटा यहां पर लगने वाला, क्योंकि एंगल आप देखें यहीं पे बनता है, सेंट्रल एटम पे एंगल बनता है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा, और रिपल्शन ज्यादा होगा तो बताइए ये पास आएंगे या दूर जाएंगे, तो दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो बेटा एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एट सेंट्रल एटम बढ़ जाएगा और उसकी वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो रिलेशन क्या निकल के आ रहा है कि सेंट्रल एटम का अगर ईएन ज्यादा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, उस पर सेंट्रल एटम पर रिपल्शन ज्यादा लगेगा बॉन्ड पेयर का, और उस वजह से एंगल बढ़ जाएगा। तो ईएन ऑफ सेंट्रल एटम एंड बॉन्ड एंगल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब सुने, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले हैं, रिलेटेड टू बॉन्ड एंगल ही है। जो फैक्टर अभी हम लोग पढ़ रहे थे सेंट्रल एटम का ईएन, उसी से रिलेटेड है, बट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनेंगे इसे। बॉन्ड एंगल इन हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16। ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन फैमिली का हाइड्राइड्स, नाइट्रोजन फैमिली का हाइड्राइड्स, एंड ग्रुप 16 मतलब ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स, ठीक है ना। तो अब देखें, NH3, PH3, ASH3, SbH3, ठीक है ना, ये आ गए ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स, और सिमिलरली ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स आपके सामने लिखे। अब इनके बॉन्ड एंगल कंपेयर करें, जो आपने अभी तक पढ़ा है आप उसी को इस पे अप्लाई करें, खुद सॉल्व करें, ठीक है। पॉज कर लीजिएगा यहां पर वीडियो और आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब सुने कैसे सॉल्व करना है, आपने जो सॉल्व किया वो सही है या गलत है चेक करें। बेटा सबसे पहले फैक्टर, जब भी बॉन्ड एंगल का केस आता है तो आप पहला काम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो आप जानते हैं इसका H का वैल्यू sp3, हाइब्रिडाइजेशन विल बी, H का वैल्यू 4 आएगा सभी के लिए, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 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 sp3, ठीक है। जो अभी तक हमने समझा हम उससे सॉल्व कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन सबका क्या आना चाहिए, sp3। सुने ध्यान से, वैसे ही इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या निकल के आना चाहिए बेटा, sp3। अब सुनिएगा, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, कोई डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप फैक्टर यूज करें, हाइब्रिडाइजेशन सेम। सेकंड फैक्टर लोन पेयर, बेटा इन सभी के पास सेम ग्रुप के हाइड्राइड है, तो लोन पेयर की क्वांटिटी आप देखोगे 1 1 1 1, और ये भी सेम ग्रुप के हैं, और इनके पास लोन पेयर की क्वांटिटी जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 2 2। ध्यान से सुने, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम और प्रेजेंट भी होने चाहिए, ठीक है ना, लोन पेयर मस्ट बी
प्रेजेंट एंड इक्वल, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर आर प्रेजेंट एंड इक्वल। साथ ही बॉन्ड पेयर रिपल्शन चेक करो, सारे हाइड्रोजन के बॉन्ड है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल बॉन्ड, रिपल्शन इज सेम, रिपल्शन इज सेम। देखिए ये जो बॉन्ड पेयर वाला फैक्टर है ना, ये जनरली आपको सेम ही मिलेगा, इसलिए मैं आगे इसको बोलूंगा नहीं, बस जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपको बता दूंगा कि बॉन्ड पेयर की वजह से कुछ चेंज आ रहा है। तो ध्यान रखें, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर के बाद बॉन्ड पेयर और फिर ईएन ऑफ सेंट्रल आइटम पे जाएंगे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपको बॉन्ड पेयर चेक करते हुए चलना है, बट उसकी जहां जरूरत पड़ेगी वो मैं बताऊंगा आपको। देखें, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर है और इक्वल है, बॉन्ड पेयर आपने चेक कर लिया। अब क्या बात आती है, ईएन ऑफ सेंट्रल एटम। बेटा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर ईएन कम होगा, ईएन कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा। सेम कॉन्सेप्ट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ईएन कम होगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो आई होप ये ऑर्डर आप लोगों ने निकाल ही लिया होगा, तो ये करेक्ट ऑर्डर है बॉन्ड एंगल का। अब ये सारी चीजें देखिए, ये सारी चीजें अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल की वैल्यूज आएंगी ना, वो भी इस बात को सजेस्ट करती है। मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए बॉन्ड एंगल की वैल्यू 107, 93, 92, 91 है ना, ये जो बॉन्ड एंगल की वैल्यूज है 93, 92, 91, दीज आर अप्रॉक्स वैल्यूज। कहीं डेसिमल में थोड़ा बहुत 93.3, 92.8 ऐसा कुछ हो सकता है ना, तो हम लोग अप्रॉक्स वैल्यूज देख रहे हैं। सेम यहां पर 104.5, इन दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट है, बाकी सब टेंटेटिव वैल्यूज है, अप्रॉक्स वैल्यूज है, डेसिमल में आएगा इसमें कुछ। अब सुने, क्या बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है? यस, अभी हमने जो सॉल्व किया था उससे भी तो बेटा यही हो रहा था, बॉन्ड एंगल डिक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज। मतलब आपके एग्जाम में सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने समझ लिया। बट एक खास बात नोट करें इसमें, क्या नोट करें, देखें इसका हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या बोला था, sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बोला, sp3, इसका भी sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, और इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp3। बेटा इनको देखें ध्यान से, इस डब्बे को देखें, ठीक है ना। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो sp3 का आइडियल बॉन्ड एंगल किस रेंज में होता है? 109.5। भाई sp3 है तो आइडियल बॉन्ड एंगल शुड बी अराउंड 109.5, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू लोन पेयर। जैसे इसमें एक लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल कम हो गया, दो लोन पेयर है बॉन्ड एंगल कम हो गया। लेकिन फिर भी आप देखो इन बॉन्ड एंगल्स को देखें, इन दो के बॉन्ड एंगल्स को देखें, क्या ये 109.5 के आसपास है? क्या 2-4-5 डिग्री अंदर बाहर है क्या? तो यस। क्या ये भी 109.5 के आसपास है? यस। इन एंगल्स को देखिए, दो कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तो 109.5 और एक कंपैरिजन हो रहा है 90 डिग्री से, ठीक है ना। और यहां मैं कुछ लिख भी रहा हूं, प्योर पी ऑर्बिटल, कुछ लिख भी रहा हूं, प्योर पी ऑर्बिटल। ध्यान से सुना, आप जानते हो पी में, पी का जो सबशेल बनता है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, एंड px, py, pz आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि px, py और pz का एंगल कितना होता है बेटा? 90 डिग्री के आसपास। अब आप देखो इनका एंगल 90 डिग्री के पास है या 109 के पास है, तो 109.5 के पास है, मतलब इनके अंदर तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन होने पर ही यह एंगल या इसके आसपास का एंगल आ सकता है। इनको देखिए, इन सबको देखिए, डब्बे में जो पैक है, या इवन SbH3 के बाद BiH3 आ जाए, H2TE के बाद है ना अगला H2PO आ जाए, वो भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सबका बॉन्ड एंगल 109 के आसपास दिख रहा है या 90 डिग्री की रेंज में दिख रहा है, तो इन सबका एंगल आपको कहां दिख रहा है? 90 डिग्री की रेंज में। समझिएगा, अगर इनमें, ध्यान सुनना, अगर इनमें हाइब्रिडाइजेशन होता, sp3 होता, तो sp3 का आइडियल एंगल किसके आसपास होना था? 109.5, ठीक है। 109.5 के आसपास होता तो बेटा लोन पेयर की वजह से, जैसे ये 107 है, ये 107 के आसपास होता, या सपोज en कम हुआ, en कम होता, एंगल कम होता, तो 107 से कम होता तो ये 106 हो जाता, 105 हो जाता, ये तो 90 के पास पहुंच गया। सेम इसमें देखें, एंगल कम होता, 104.5 से भी कम होता, तो बेटा ये 102 हो जाता, 101 होता, ये तो 90 के आसपास पहुंच गया। तो फिर ये जो प्रॉब्लम आई ना, इसको कैसे समझाया जाए? क्योंकि अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो एंगल 109 के आसपास होना चाहिए था, 90 के आसपास नहीं होना था। इसको सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट आए, ड्रैगो, उन्होंने एक रूल दिया जिसे हम बोलते हैं ड्रैगोज रूल। सुने, उन्होंने क्या बोला कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, सीधा सा उन्होंने बोला कि इनके अंदर देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से सुनिएगा, इनके अंदर क्या बोला? देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, क्या ये पॉलीएटॉमिक स्पीशीज है? यस। पॉलीएटॉमिक में, डायटॉमिक में हम बीबीटी लगाते थे, और पॉलीएटॉमिक में हम लोग क्या लगाते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। बेटा अगर इनमें हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है, क्या pH3 H2S मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करते हैं? यस। तो जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो ये बना कैसे? ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि इन मॉलिक्यूल्स में देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, इनमें जो बॉन्डिंग होगी
वो कैसे होगी? थ्रू प्योर पी ऑर्बिटल। कैसे होगी बेटा? थ्रू प्योर पी ऑर्बिटल। ध्यान से समझना, मैं पीएच3 का एग्जांपल लेके बता रहा हूं। फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में है ना, 15 है इसका ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं 3s2 3p3। 3s2 3p3 को अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट कर दूं तो बेटा ऐसा आएगा, ये 3s2 ये 3p3। अगर इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती तो बेटा ये 1s और ये 3p आपस में मिक्स हो जाते। मिक्स होते तो क्या बन जाता? sp3 बन जाता। sp3 बन जाता तो sp3 के बाद ये जो pH3 का जो स्ट्रक्चर बन के आता है या फास्फोरस के जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आते हैं वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में आते हैं। और टेट्राहेड्रल फॉर्म में इनके बीच का एंगल कितना होता? 109.5 डिग्री के आसपास होता। लेकिन ऐसा नहीं मिला। तो उन्होंने क्या बोला कि सेंट्रल एटम, ध्यान से देखें, ये डब्बे को देखें, इस वाले केस को है ना, इस वाले डब्बे को देखें, सेंट्रल एटम देखें, 3rd पीरियड, 4th पीरियड, 5th पीरियड, whenever central atom is of 3rd period or more and साइड एटम हर जगह कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का En कितना होता है? 2.1। तो व्हेन सेंट्रल एटम इज ऑफ 3rd पीरियड और मोर एंड साइड एटम हैज En लेस देन 2.5, तो इसका En, हाइड्रोजन का En 2.5 से कम है। इन सच मॉलिक्यूल्स इफ सेंट्रल एटम इज कंटेनिंग अ लोन पेयर, आपको पता है यहां कम से कम एक लोन पेयर या कम से कम 2 लोन पेयर हैं। तो इफ सेंट्रल एटम इज ऑफ 3rd पीरियड और मोर, साइड एटम इज हाइड्रोजन विच इज हैविंग En लेस देन 2.5 एंड एटलीस्ट सेंट्रल एटम कंटेन्स 1 और मोर लोन पेयर, देन इन सच मॉलिक्यूल देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन एंड इन सच मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग टेक्स प्लेस थ्रू प्योर पी ऑर्बिटल। अब देखो, अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ तो ये मिक्स नहीं हुए, और मिक्स नहीं हो क्योंकि इंटरमिक्सिंग ही तो हाइब्रिडेशन होता है, और मिक्स नहीं हुआ तो बेटा ये ऑर्बिटल हाइब्रिड है या प्योर है? अभी भी प्योर है क्योंकि ये मिक्स नहीं हुए। अगर मिक्स नहीं हुए तो बेटा फास्फोरस का ये लोन पेयर तो एज इट इज आ गया, और ये लोन पेयर किस में दिख रहा है? एस ऑर्बिटल में। किस में दिख रहा है? एस ऑर्बिटल में। तो आपसे अगर पूछे कि पीएच3 में जो लोन पेयर है वो कहां एग्जिस्ट करता है, तो इट एग्जिस्ट इन प्योर एस ऑर्बिटल। ठीक है, और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इनमें से एक px होगा, एक py होगा, एक pz होगा। तो ये जो अनपेयर्ड है ना, px py pz के है ना, हम मैं बोर्ड पे इस तरह से दिखा रहा हूं, आप इसको px py pz मान ले, किसी को कोई भी एक्सेस मान ले। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां, एक अनपेयर्ड यहां, एक अनपेयर्ड यहां, ये फास्फोरस बैठा हुआ है, ठीक है ना, उसका लोन पेयर s में है। अब क्या हुआ, याद करें, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता था? ऑक्टेट के लिए या अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए? अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए। कितने अनपेयर्ड है बेटा? 3। अब पेयरिंग करने कौन आ रहा है? साइड एटम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आया, अपना एस ऑर्बिटल लाया, हाइड्रोजन आया, एस ऑर्बिटल आया, हाइड्रोजन आया, एस ऑर्बिटल लाया, ओवरलैपिंग हो गई। तो फास्फोरस के हाइब्रिड ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग नहीं करी, फास्फोरस के प्योर पी ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग करी। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। अब क्योंकि ये तीनों प्योर पी जो हैं ये अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री पे है, एक लोन पेयर है, En का फैक्टर है, तो थोड़ा बहुत एंगल में डिस्टॉर्शन आ जाएगा। लेकिन आप देखो ये जो डब्बा पैक किया गया है यहां पर, इन सब का बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री है, क्योंकि इनमें हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग नहीं होती है, बॉन्डिंग नहीं होती। इनमें बॉन्डिंग किसके थ्रू होगी? प्योर पी ऑर्बिटल, तभी इनके बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये ड्रैगो ने समझाया था, जो कंडीशन आपको बताई गई। अब सुने, इसमें ठीक है ना, मैं ड्रैगो रूल का स्टेटमेंट आपको यहां बता रहा हूं। ड्रैगोज रूल क्या बोला ड्रैगो रूल ने? ड्रैगो रूल कहां से कहां तक लग रहा है? यहां से यहां तक लग रहा है, ठीक है ना, इसमें लग रहा है, इनमें नहीं लगेगा। तो ड्रैगो रूल कब लगेगा? व्हेन सेंट्रल एटम इज ऑफ 3rd पीरियड और मोर। 2nd पीरियड पे ड्रैगो नहीं लगता, ठीक है। सेकंड, if central atom is of 3rd period or more and surrounding atom has En less than 2.5, हाइड्रोजन का En 2.5 से कम है, then there is no hybridization in such molecules, ठीक है। दूसरी बात, in these molecule bonding occurs through pure p orbital, px py pz। अभी मैंने बताया इनका बॉन्ड एंगल 90 के अप्रॉक्स है ना, पूरा एग्जैक्ट एंगल याद ना रखें, सिर्फ इतना ध्यान रखें कि इनके अंदर बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 90। तो अप्रोक्सीमेटली 90 का रीजन उन्होंने क्या देखा कि इसमें अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्डिंग होती तो 109 के आसपास होता है sp3 के अकॉर्डिंगली, बट इसमें px py pz से ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए इनका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री है। थोड़ा बहुत जो डिस्टॉर्शन है दैट इज ड्यू टू लोन पेयर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। और तीसरी बात, ड्रैगो लगाने के लिए सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर। क्या होना चाहिए बेटा? लोन पेयर, ठीक है। ये कंडीशन आ जाती है अबाउट ड्रैगोज रूल।